हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का 7th चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है। द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टुलर वे इन द 15th सेंचुरी। जो रोम सिटी है वो नए तरीके से बनना शुरू हो चुका, बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाना शुरू किया गया 15th सेंचुरी के अंदर। फ्रॉम 1417 1417 से द पोप्स वर पॉलिटिकली स्ट्रोंगर। अब 1417 में क्या हुआ कि जो पोप्स थे, पोप्स कौन थे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो चर्च के हेड पर्सन होते थे ना, जो जैसे पादरी वगैरह जो होते थे, इनका जो हेड धर्म गुरु जो हेड होता था उसको पोप कहा जाता था। जो पोप थे ये पॉलिटिकली स्ट्रोंग हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? बिकॉज द वीकनेस caused by the election of two rival popes since 1378 had ended। क्योंकि 1378 में क्या हुआ, दो राइवल पोप्स जो थे उनको चुन लिया गया था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन 1417 में क्या हुआ कि ये पोप दोबारा से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए। दे एक्टिवली एनकरेज द स्टडी ऑफ रोम्स हिस्ट्री। इन्होंने बहुत ही एक्टिव होकर एनकरेज किया रोम की स्टडी को। द ruins इन रोम वर केयरफुली एक्सकवेटेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। अब जो रोम के आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या शुरू किया, जो शेष बचे हुए थे रोम में प्राचीन, उनको उन्होंने ढूंढना शुरू किया। दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर which was actually a revival of the imperial Roman style, now called classical। अब जो ये इंस्पायर हुए किस चीज़ से? एक नए स्टाइल के आर्किटेक्चर से, जो कि एक्चुअल में इम्पीरियल रोमन स्टाइल था, शाही रोमन स्टाइल था आर्किटेक्चर का। अब उसे क्या कहा जाने लगा? क्लासिकल। पोप wealthy merchants and aristocrats employed architects who were familiar with classical architecture। अब जो पोप्स थे, वेल्दी मर्चेंट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, अब वो उन आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय, मतलब उनको काम देना उन्होंने शुरू किया जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में जिनको नॉलेज थी। मीन्स जो ये इम्पीरियल रोमन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर था, जिन टेक्ट्स को इसकी नॉलेज थी, उनको ही काम वेल्दी लोग जो थे वो देना उन्होंने शुरू कर दिया। आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर वर ऑल्सो डेकोरेट बिल्डिंग्स विद पेंटिंग्स, स्कल्पचर, रिलीफ। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि जो आर्टिस्ट थे, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने भी बिल्डिंग को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था पेंटिंग से, मूर्ति उभरी हुई मूर्तियों से और चित्रों से। Some individuals were skilled equally as painters, sculptor and architect। अब कुछ लोग क्या होता था, उनके अंदर इतनी स्किल होती थी, वही उसमें पेंटर भी वही पेंटर होते थे, उनको पेंटिंग का काम भी आता था, मूर्तियाँ बनाने का काम भी आता था और आर्किटेक्ट का काम भी उनको आता था। तो इतने ज़्यादा स्किलफुल थे कुछ लोग। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज़ मिशेंग्लो बोनारोटी। ये मिशेंग्लो बोनारोटी जो थे ये इसका एक एग्जाम्पल रहे। और इनके बारे में आगे क्या बताया गया है। इमोर्टलाइज्ड बाय द सीलिंग ही पेंटेड फॉर द पोप इन द सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल नाम की जो जगह है वहाँ पर जो पोप था उसके लिए जो उसकी बिल्डिंग बनाई थी, उसमें सीलिंग को जिस प्रकार से इसने पेंट किया था वो काम करके ये इमोर्टलाइज्ड हो गया था, मीन्स अजर अमर हो गया था। मतलब इसने इतना सुंदर काम किया कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। द स्कल्पचर कॉल्ड द पिएटा and his design of the dome of St. Peter's Church, all in the Rome। अब जो पियाटा जो डिज़ाइन की जो मूर्ति थी और जो डोम पे बनाई गई थी जिस प्रकार से सेंट पीटर्स चर्च के, ये सब कहाँ पर थी? रोम में थी। फिलिपो ब्रुनाल्ची
जो कि आर्किटेक्ट था, हु डिज़ाइन द स्पेक्टकुलर डोमोनो ऑफ फ्लोरेंस, जिसने मूर्तिकला की थी फ्लोरेंस के अंदर, उसने अपना जो कैरियर बनाया था वो ही एक मूर्तिकार के रूप में उसने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पेज पर, another remarkable change was that for this time artists were now individually by name, not as member of a group or a guild as earlier। अब जो एक रिमार्केबल जो चेंज आया था इस समय में, वो क्या आया था कि जो आर्टिस्ट थे उनकी पहचान अब उनके अपने नाम से होने लगी थी, बजाय कि जैसे पहले होता था कि कोई किसी ग्रुप का या किसी गिल्ड का कोई मेंबर होता था। अब ऐसे पहचान नहीं थी उनकी, बल्कि उनके काम से उनकी अपनी पहचान बनने लग गई थी, उनका अपना नाम बनने लग गया था। तो ये तो था आर्किटेक्चर के बारे में। इसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है नए नए मूर्तिकार जो थे वो इतनी अच्छी मूर्तियाँ जो थे बना रहे थे, किस प्रकार से जो इम्पीरियल जो आर्किटेक्चर था उसको क्लासिकल का नाम दे दिया गया था, और किस प्रकार से अब जो काम किया जा रहा था वो उसके वजह से ही जो लोग थे, जो मूर्तिकार थे, वो अपने का आर्टिस्ट जो लोग थे वो फेमस हो रहे थे, उनका नाम अपना बन रहा था। तो ये इस आर्किटेक्चर के टॉपिक में हमने कवर किया है। अब जो टॉपिक है वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो अब इसके बारे में क्या बताया गया है, इफ़ पीपल इन अदर कंट्रीज वांटेड टू सी पेंटिंग्स, अगर दूसरे देशों के लोग पेंटिंग्स को देखना चाहते थे, स्कल्पचर मूर्तियों को देखना चाहते थे, और बिल्डिंग्स को देखना चाहते थे ग्रेट आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट ने जो बनाई हुई थी, दे हैड टू ट्रैवल टू इटली, उन्हें इटली में आना पड़ता था। बट इन द केस ऑफ द रिटन वर्ड, लेकिन अगर रिटन चीज़ों के बारे में हम वर्ड में बात करें, इन रिटन वर्ड्स की बात करें, तो वट वॉज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्री, जो भी इटली के अंदर लिखा जाता था वो ट्रैवल करके दूसरे देशों तक पहुंचता था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। तो अब क्यों हुआ था ये, एक ग्रेट रेवोल्यूशन हुई थी 16th सेंचुरी के अंदर। क्या थी वो, कि मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल कर ली गई थी, मीन्स प्रिंटिंग करना आ गया था। बट दिस, लेकिन यूरोपियंस वर इंडिप्टेड टू अदर पीपल्स। अब जो यूरोपियंस है इसके लिए दूसरे लोगों के इंडिप्टेड है, मतलब ऋणी है, उनको उनका एहसान वो मानते हैं। पहला क्या बताया इन्होंने, द चाइनीज़ लोगों का, फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए, एंड टू मंगोल रूलर्स, और दूसरा किसका, मंगोल रूलर्स का। बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट्स ड्यूरिंग विजिट टू देयर कोर्ट्स, क्योंकि जो यूरोपियन व्यापारी थे, डिप्लोमेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे इस दौरान जो मंगोल राजा थे उनके दरबार में जा जाकर, मतलब बहुत ज़्यादा उनको पता चल चुका था इस बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है, अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज। मतलब पहले जो टेक्स्ट था, जो लिखा जाती थी बुक्स वगैरह, वो कुछ हाथों से लिखी हुई कॉपीज़ ही होती थी, क्योंकि प्रिंटिंग नहीं होती थी तो हाथों से ही बुक्स लिखी जाती थी। इन 1455 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन वर्कशॉप ऑफ जोहान्स गुटनबर्ग। और 1445 के अंदर क्या हुआ, 150 जो कॉपीज़ थी बाइबल की उनको प्रिंट किया गया, कहाँ पर, जो जोहान्स गुटनबर्ग थे उनकी वर्कशॉप के अंदर। द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अब ये गुटनबर्ग कौन थे, पता ही है आपको, कई बार जनरल या क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस जो थी पहली वो बनाई थी। अर्लियर, इससे पहले, अमोंग जो धर्मगुरु होते थे, धर्मगुरु भिक्षु जो होते थे, वुड हैव टेकन द सेम अमाउंट ऑफ
टाइम टू राइट आउट वन कॉपी ऑफ बाइबल। इतना मतलब टाइम लगा देते थे कि अपने पूरे जीवन में वो एक कॉपी ही बाइबल की लिख पाते थे, इतना समय उनको लग जाता था। By 1500, many classical texts, nearly all in Latin, had been printed in Italy. 1500 सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारी क्लासिकल टेक्स्ट जो कि ज़्यादातर लैटिन में थी, इन्हें इटली के अंदर प्रिंट किया गया। एज प्रिंटेड बुक्स बिकेम अवेलेबल, अब ये प्रिंटिंग बुक्स क्या थी, मिलने लग गई थी। इट वॉज पॉसिबल टू बाय दैम, तो अब ये पॉसिबल हो गया था उनको ख़रीदा जा सके। पहले क्या होता था, बुक क्या होती थी, हाथों की लिखी हुई होती थी, किसी एक के पास होती थी और सबको मिलकर ही उसको पढ़ना होता था, ठीक है, तो खरीद नहीं पाते थे बुक्स को। द स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोली ऑन लेक्चर नोट्स, अब जो स्टूडेंट्स से पहले क्या होता था, उन्हें लेक्चर नोट्स वगैरह लेने होते थे, तो अब इसके ऊपर उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको प्रिंटेड बुक जो थी मिल रही थी। आइडियाज़, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन मूव्ड मोर वाइडली एंड मोर रैपिडली देन एवर बिफोर, अब जितने भी आइडियाज़ उस समय चल रहे थे, जो ओपिनियंस थे किसी के भी या इंफॉर्मेशन थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही थी, बड़ी जल्दी से, जबकि पहले की बजाय पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अ प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज़ कुड क्विकली रीच हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स, और जो प्रिंटेड बुक्स थी वो नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करती थी, और हंड्रेड्स की संख्या में जो रीडर होते थे वो सैकड़ों की तादाद में उनको बड़ी जल्दी से उन तक ये आइडियाज़ पहुंच जाते थे। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक, अब ये भी पॉसिबल हो चुका था हर व्यक्ति के लिए कि वो इन बुक्स को पढ़ सकता था। सिंस इट वॉज पॉसिबल टू बाय कॉपीज़ फॉर वन सेल्फ, क्योंकि अकेले के लिए अब कोई भी एक कॉपी किसी भी बुक की वो खरीद सकता था। दिस डेवलप द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल, अब इससे क्या हुआ, जो रीडिंग हैबिट्स थी लोगों के बीच में वो बढ़ी, लोगों के पढ़ने की आदत बढ़ने लगी। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, द चीफ रीज़न दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस अल्प्स फ्रॉम द एंड of the 15th century is that printed books were circulating, अब मेन रीज़न क्या था ह्यूमनिस्ट कल्चर का इटली में फैलने का बड़ी तेज़ी के साथ, जो एल्प्स है उससे भी परे परे तक, क्योंकि 15th सेंचुरी के अंदर जो प्रिंटिंग बुक्स हैं वो सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन, अब यही बात क्या बताती है, वाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैड बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीज़न, इससे पहले जितने भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो हुए थे वो पर्टिकुलर लिमिटेड क्यों थे, एक ही रीज़न में। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ जो होते थे वो फैलते नहीं थे, कोई ऐसा कोई था नहीं वजह जिससे कि वो फैल जाएगा। अब जैसे प्रिंटिंग बुक्स आ गई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में छपती थी, सस्ती होती थी, लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते थे, ठीक है, हर किसी के पास पॉसिबिलिटी ये हो चुकी थी कि वो उसको पढ़े, ठीक है, और लोगों में रीडिंग हैबिट जो थी वो इंक्रीज़ होने लग चुकी थी, तो इसलिए आइडियाज़ अब जल्दी जल्दी फैलते थे। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना मुझसे। थैंक यू।